साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में क्रांति हो गई है, इंकलाब हो गया है। गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और प्रधानमंत्री देश छोड़ने की तैयारी कर रहा है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, आप जानते हैं कि नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क है। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू शहर जो है वो बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। संयोग से मेरा जो शहर है दरभंगा, वो भी बागमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो बचपन में मैं अक्सर प्लान बनाता था कि बागमती नदी में तैरते तैरते मैं दरभंगा से काठमांडू पहुंच जाऊं। खैर वो प्लान ही रह गया, मैं कभी जा नहीं सका। तो ये जो नेपाल है और ये भारत, दोनों के बीच खास रिश्ते हैं। भारत और नेपाल के बीच 1950 में एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे को विशेष देश का दर्जा दिया है। इसलिए नेपाल में जाने के लिए हिंदुस्तानियों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। भारतीय लोग सिर्फ पासपोर्ट पर नेपाल की यात्रा कर सकते हैं। इसी तरह नेपाल के जो गोरखा होते हैं वो भारतीय सेना में भी भर्ती हो सकते हैं। साथियों, नेपाल में सन 2008 तक राजशाही थी, यानी मोनार्की थी। वहां राजा हुआ करता था, लेकिन 2008 में राजा का बाजा बज गया। वहां राजतंत्र खत्म हो गया और नेपाल को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। गणतंत्र यानी रिपब्लिक। साथियों, नेपाल में 1996 से 2006 तक 10 बरस तक माओवादी विद्रोह चला था। उस विद्रोह में हजारों लोग मौत के हवाले कर दिए गए। बाद में जो माओवादी नेता थे प्रचंड, वे राजनीति में आ गए और 2-3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे। साथियों, इन दिनों नेपाल में मिली जुली सरकार है, गठबंधन सरकार है, और वहां एक कम्युनिस्ट नेता प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली की जो सरकार है उसने पिछले 4 सितंबर को, यानी आज से 4-5 रोज पहले, एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया। तुगलकी फरमान में कहा गया कि नेपाल में सोशल मीडिया के 26 प्लेटफॉर्मों को बैन कर दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इन 26 चैनलों में, 26 प्लेटफॉर्मों में आपको फेसबुक शामिल था, व्हाट्सएप शामिल था, यूट्यूब शामिल था, एक्स यानी ट्विटर शामिल था, लिंक्डइन शामिल था, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म शामिल थे। सरकार ने कहा कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों ने नेपाल में निबंधन नहीं करवाया है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, इन्होंने किसी नोडल ऑफिसर की नियुक्ति नहीं की है, और इन सब की वजह से बहुत सारे झूठ भी तैर रहे हैं फिजा में। लेकिन इसके बाद नेपाल में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि लोगों को लगा कि ये लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। जैसे हिंदुस्तान में एक गोदी मीडिया है जो रात दिन झूठ बोलता है और नरेंद्र मोदी की दलाली करता है, उसी तरह नेपाल में भी एक छोटा मोटा गोदी मीडिया है। ये कभी जनता से जुड़े मुद्दों को नहीं दिखाता, सिर्फ सरकार की दलाली करता है और पैसा खाता है। तो नेपालियों का कहना था कि भाई, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुख्य धारा की मीडिया को तो आपने खरीद रखा है, जो भी सरकार से सवाल पूछे जाते हैं वो सोशल मीडिया पर पूछे जाते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, एक्स पर, यूट्यूब पर, और उस पर भी जब आप बैन कर दीजिएगा तब तो सरकार भ्रष्टाचार करती रहेगी, करप्शन होता रहेगा और कोई सवाल भी पूछने वाला नहीं रहेगा। तो ये तो डेमोक्रेसी पर आपने सीधा हमला कर दिया है, और आप चाहते हैं कि कोई सरकार से सवाल पूछे ही नहीं। ये जो केपी शर्मा ओली है, नेपाल के वजीर आजम जो हैं, उन पर ये इल्जाम है कि ये उनके कुछ उद्योगपति मित्र हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उन लोग की ये मदद करता है। तो लोगों का गुस्सा इसलिए 7वें आसमान पर पहुंच गया। दूसरी बात यह है कि आज के जमाना में बहुत सारे लड़के लड़कियां, नेपाल में लाखों लड़के लड़कियां यूट्यूब के जरिए ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। नेपाल के ऐसे ऐसे पहाड़ी इलाके जहां पहुंचना आसान नहीं है लोगों का, जहां अच्छे स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, उनके भी बच्चे यूट्यूब के जरिए ऑनलाइन क्लासेस करते हैं। तो रातों रात उनका ये शिक्षा का रास्ता बंद हो गया, तालीम का दरवाजा बंद कर दिया सरकार ने। इसके बाद नेपाल में हजारों लड़के लड़कियां हैं जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स हैं, वो
यूट्यूब चलाकर, अपना यूट्यूब चैनल चलाकर महीने में 5,000, 10,000, 15,000 ऐसे कमाते हैं। कुछ उनकी दाल रोटी चल रही है, क्योंकि नेपाल में भी चरम पर बेरोजगारी है। तो इस तरह नेपाल में लोगों का गुस्सा बहुत फूट पड़ा, और खास के जेन जी का गुस्सा फूट पड़ा। अब आप कहेंगे कि जेन जी क्या होता है? तो सन 2000 या उसके बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, जिनकी उम्र अब 24-25 बरस हो गई है, इनको दुनिया भर में जेन जी कहा जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट का जो आखिरी लेटर होता है जेड, ये जेड लिखा जाता है, लेकिन उसको जी पढ़ा जाता है। तो जेन जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और कल यानी कि 8 सितंबर को काठमांडू में हजारों हजार बच्चे, लड़के लड़कियां निकल गए सड़कों पर, और उन लोगों ने जाकर संसद को यानी पार्लियामेंट को घेर लिया। उन्होंने संसद के कुछ गेटों में आग तक लगा दी। इसमें स्कूली बच्चे तक शामिल थे जो स्कूल के यूनिफॉर्म पहने हुए थे। इसके बाद ये लोग राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ने लगे, पीएम हाउस की तरफ बढ़ने लगे। सरकार के हाथ पैर फूल गए, सरकार ने फौज तैनात कर दी, सेना तैनात कर दी। उसके बाद गोलियां चलने लगी। कहते हैं कि 20-25 लोग इसमें मारे गए हैं और 70-80 के करीब घायल हैं। जो घायल हैं उसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल होंगे, तो आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है दम तोड़ दें। तो इस तरह हालात बेकाबू हो गए। काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया। उसके बाद केपी शर्मा ओली भी घबरा गए। ओली को लगा कि अब क्या होगा, तो उसने अपने होम मिनिस्टर को, अपने गृह मंत्री को बलि का बकरा बना दिया। नेपाल का गृह मंत्री था रमेश लेखक, और रमेश लेखक ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। उसने कहा कि इतना ज्यादा खून खराबा हुआ है और मैं कंट्रोल नहीं कर सका, तो मैं इस्तीफा देता हूं। तो रमेश लेखक इस्तीफा देकर भागे। लेकिन इसके बावजूद पब्लिक का गुस्सा थम नहीं रहा है, और ये गुस्सा काठमांडू के अलावा जो बाकी शहर है नेपाल के, जैसे काठमांडू के बाद सबसे बड़ा शहर है नेपाल का विराटनगर, जो तराई में बसा हुआ है, बिहार की सीमा से लगभग लगा हुआ है। तो विराटनगर में भी ऐसे प्रदर्शन फैल गए और लगा कि अब पूरे देश में क्रांति हो रही है। तो घबरा के सरकार ने वो जो बैन लगाया था, जो प्रतिबंध लगाया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उस प्रतिबंध को वापस ले लिया, और लोगों के गुस्सा को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है। गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, बैन खत्म हो गया। लेकिन अभी भी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, और अब ऐसी खबर आ रही है यदि 1-2 रोज में हालात ठीक नहीं हुए तो केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग जाएंगे। साथियों, पिछले कुछ सालों में दक्षिण एशिया के कई देशों में इस तरह क्रांतियां हुई हैं। पिछले साल 2024 में हमारे पड़ोसी बांग्लादेश में ऐसी ही क्रांति हुई। शेख हसीना बांग्लादेश की पीएम थी, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा भारत, और वहां लाखों लोग प्रधानमंत्री आवास में घुस गए बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, और लोगों ने शेख हसीना के कपड़े तक लूट लिए। कहा जाता है कि अभी ढाका में जितने भी रिक्शा वाले हैं, उन रिक्शा वालों की जो बीवियां हैं वो प्रधानमंत्री की साड़ियां पहन के घूम रही हैं। तो ऐसी क्रांति बांग्लादेश में हो गई। 2022 में ऐसी ही क्रांति हमारे एक दूसरे पड़ोसी श्रीलंका में हुई थी। श्रीलंका का राष्ट्रपति था, बहुत भ्रष्ट था, गोटाबाया राजपक्षे। उसके खिलाफ लोग उमड़ गए, लोग राष्ट्रपति भवन घुस गए। गोटाबाया राजपक्षे जान बचाकर भागा, लोगों ने राष्ट्रपति भवन में लूटपाट कर दी। तो बांग्लादेश, श्रीलंका और अब नेपाल, भारत के पड़ोसियों में क्रांतियां होने लगी है। इसलिए भारत के जो नालायक प्रधानमंत्री है, जो नालायक वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, इसको भी अब सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जो एक वोट चोर प्रधानमंत्री है, पिछले दरवाजे से वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बना है, अवैध प्रधानमंत्री है, इलीगल प्राइम मिनिस्टर है, जो 12 साल से 11 साल से देश को लूट रहा है, और पूरे देश को लूटकर अपने मालिक गौतम अडानी के चरणों में रख रहा है, और जो अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुका है। नरेंद्र मोदी का नाम सरेंडर मोदी पड़ गया है। उसके खिलाफ भी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आपको याद होगा 3-4 साल पहले इसी देश में किसान आंदोलन हुआ था। 13 महीने तक हिंदुस्तान के किसानों ने, अन्नदाताओं ने दिल्ली का घेराव करके रखा था राकेश टिकैत के नेतृत्व में, और अंत में मोदी इतना घबरा गया कि उसको तीनों कृषि कानून, तीनों फार्म लॉज को वापस लेने पड़े थे। इसी तरह इसी देश में मोदी के जमाने में ही CAA के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था, जिसे पहले दिल्ली में शाहीन बाग की औरतों ने शुरू किया, और बाद में वो आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में फैल गया।
मैंने भी बिहार में कई सभाओं को संबोधित किया था। तो नरेंद्र मोदी के लिए ये खतरे की घंटियां है कि जब जनता खुद पर आती है तो कोई आपको नहीं बचा पाता है। उस समय ना आपका आका गौतम अडानी काम देगा, ना गोदी मीडिया काम देगा, ना बीजेपी आईटी सेल काम देगा, ना आरएसएस के गुंडे काम देंगे, और नरेंद्र मोदी को देश छोड़ के भागना पड़ेगा, झोला लेके भागना पड़ेगा। हो सकता है झोले की तलाशी की जाए तो उसे कंगना रनौत बरामद हो जाए। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।